कहानी टीवी। आप देख रहे हैं घमंड ले डूबा। ये कहानी अशोक और उषा नाम के एक बुजुर्ग दंपत्ति की है, जो कि लक्ष्मी नगर में एक गोलगप्पे का ठेला लगाती थी। अशोक के साथ उसकी पत्नी उषा भी उसका हाथ बटाती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी इस उम्र में वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते थे। वो हर रोज खुद गोलगप्पे बनाते और शाम को बाजार में ठेला लगाते। अशोक गोलगप्पों को बहुत ही साफ सफाई से बनाया करता था और किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं करता था, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास कोई ग्राहक नहीं आता था। अजी, आज फिर कोई गोलगप्पे खाने नहीं आया। ऐसा कब तक चलेगा जी? इन सब में तो हमारे पास जो भी बची कुची पूंजी थी वो भी खर्च हो जाएगी। फिर भला हम क्या करेंगे जी? हौसला रखो भाग्यवान, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। और वैसे भी मैंने तो अपने जीवन में एक ही बात सीखी है कि कर्म करते चलो और फल की चिंता मत करो। ऐसे ही देखते और दिन बीतते जाते हैं, लेकिन काम की सुस्ती बरकरार रहती है। अरे काका, ये गोलगप्पे कैसे दिए? 20 के 6 गोलगप्पे बेटी। ठीक है, 20 के गोलगप्पे खिला दीजिए। अशोक सीमा को गोलगप्पे खिलाता है। सीमा बड़े ही चाव से उन गोलगप्पों को खाती है। अरे वाह काका, आपके गोलगप्पे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। लेकिन ये क्या, आपके ठेले पर भीड़ क्यों नहीं है? इतने कम दाम में इतने अच्छे गोलगप्पे भला कौन खिलाता है आज की तारीख में? अब क्या करे बेटी, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। हम तो मेहनत ही कर सकते हैं, बाकी तो भगवान की मर्जी। सीमा अशोक को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। सीमा के जाने के कुछ देर बाद अशोक के ठेले पर एक और पति पत्नी आते हैं और उनसे कहते हैं, काका जी गोलगप्पे खिला दीजिए। अरे हाँ बेटा, खाओ खाओ, खिलाने के लिए ही तो खड़े हैं। अरे काका, इतनी उम्र में आप काम कर रहे हैं, बच्चे मदद नहीं करते क्या आपके? अरे बेटी, बच्चे होते तो आज ऐसी हालत होती क्या हमारी? लेकिन क्या करें, बच्चे तो हमारे नसीब में ही नहीं है, इसीलिए तो ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं बेटा। अशोक दीप्ति और अजय को गोलगप्पे खिलाता है। दोनों गोलगप्पे खाकर अशोक को पैसे देते हैं और उनके साथ एक वीडियो भी बनाते हैं और उसे सोशल मीडिया साइट पर डाल देते हैं। अशोक और उषा को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर इन दोनों ने ये क्या किया। अरे बच्चों, ये तुमने क्या किया अभी? काकी, जल्दी ही आपको पता लग जाएगा कि हमने क्या किया है। बस ये समझ लीजिए, आपकी थोड़ी सी मदद की है। अब अगले दिन जब वो अपना ठेला लगा रहे थे, तो देखते ही देखते मानो वहाँ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। लोग आपस में धक्का मुक्की करने लगते हैं। अरे काका, जल्दी से हमें गोलगप्पे खिला दीजिए। सुना है आपके गोलगप्पे बहुत ही लाजवाब होते हैं। अरे पहले मुझे खिलाइए। दोनों इतने सारे लोगों को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे भाग्यवान, आज अचानक से इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? पता नहीं जी, लेकिन आए तो हमारे ही गोलगप्पे खाने हैं। लेकिन रातों रात ये चमत्कार हुआ कैसे, समझ नहीं आ रहा। अशोक और उषा दोनों मिलकर सभी को जल्दी जल्दी गोलगप्पे खिलाते हैं, लेकिन भीड़ घटने की बजाय मानो बढ़ती ही जा रही थी। और तभी अशोक एक आदमी से पूछता है, अरे बेटा, तुम सब कहाँ से आए हो और तुम्हें हमारे बारे में किसने बताया? अरे काका, आप तो इस समय सोशल मीडिया के स्टार बने हुए हैं। एक ब्लॉगर ने आपका ब्लॉग बना के डाला है, जिसे देखने के बाद ही हम सब दूर दूर से आपके पास आए हैं। ये देखिए। उमेश अशोक को वो वीडियो दिखाता है जिसमें वो दीप्ति और अजय को गोलगप्पे खिला रहा था। अब क्योंकि बाबा का गोलगप्पा ठेला बहुत फेमस हो गया था और लोग दूर दूर से आकर उनके साथ वीडियो बना रहे थे और गोलगप्पे खा रहे थे, तो अब अशोक के अंदर घमंड आ गया था और उन्होंने गोलगप्पों को बनाने के सामान में मिलावट करनी शुरू कर दी थी
और साथ ही साथ गोलगप्पों के दाम भी काफी ऊंचे कर दिए थे। उसके व्यवहार में भी काफी परिवर्तन आ गया था। अरे ये आप क्या कर रहे हैं जी? ये तेल तो खराब हो गया है ना? अरे तुम चुप रहो, और जो मैं कर रहा हूँ करने दो। वैसे भी अब तुम देखती नहीं हो कि कितनी भीड़ आती है मेरे पास रोज गोलगप्पे खाने। तो अगर मैं तेल या सामान में थोड़ी सी मिलावट कर दूंगा तो भला किसी को क्या पता चलेगा? ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं जी। अरे हमने अपने बुरे समय में कभी गलत काम नहीं किया, कोई मिलावट नहीं की, और आज जब सब कुछ ठीक हो गया तो आप ये कर रहे हैं? बहुत गलत बात है ये। भगवान इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। अरे तुम मुंह बंद करो अपना और जाओ जाके पानी तैयार करो और जल्दी चलो, लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अब अशोक के अंदर घमंड पूरी तरह से पनप चुका था। वो अपनी पत्नी की भी कोई बात नहीं सुनता था। उसको पैसों से बढ़कर अब कुछ भी नजर नहीं आता था। अरे काका, आज तो मैं पैसे लाना भूल गया, कल दे दूं पैसे? जब जेब में पैसे नहीं होते हैं तो खाने को क्यों आते हो तुम लोग? सड़क छाप कहीं के, आगे से यहाँ आसपास में नजर मत आ जाना। काका, मैं रोज आपके पास गोलगप्पे खाने आता हूँ, आज ही पैसे लाना भूल गया, वरना हमेशा देता हूँ ना। और ये क्या तरीका हुआ अपने ग्राहक से बात करने का? ग्राहक भगवान समान होता है, तो आप अपने भगवान के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? अरे जा निकल यहाँ से, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। लगता है घमंड सर चढ़कर बोल रहा है। अरे तू जाता है या नहीं? तभी इतने में अशोक को ऐसा बोलता देख पास में खड़ा एक लड़का उनकी वीडियो बना लेता है और उसे सोशल मीडिया साइट पर डाल देता है। फिर क्या था, देखते ही देखते जो शोहरत और इज्जत लोगों ने उन दोनों को दी थी वो उनसे छिन जाती है, और पहले की तरह अब उनके ठेले पर एक मक्खी तक नहीं बैठती थी। देखा आपने, मैंने आपको कितना मना किया कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। सुन ली होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे भगवान ने हमें कितना सुख दिया था, सब कुछ ठीक कर दिया था, लेकिन आपके घमंड ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, सब कुछ। अशोक जानता था कि ये सब उसके घमंड की वजह से हुआ है, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी छवि लोगों के बीच में खराब हो चुकी थी। अपने घमंड की वजह से वो सब कुछ खो चुका था, या यूं कहें कि उसका घमंड ही उसे ले डूबा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि घमंड में जब इंसान दूसरों के साथ बुरा बर्ताव या बेईमानी करने लगता है तो उस इंसान का बुरा वक्त कभी भी आ सकता है और उसका वो सब उससे कभी भी छिन सकता है जिसका उसे घमंड होता है। आप देख रहे हैं जादुई मंगल ग्रह पर ढाबा। एक बार की बात है, एक रुद्रपुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में एक राधा नाम की औरत अपनी दो बेटियों सीता और गीता के साथ रहती थी। सीता और गीता दोनों सगी बहनें नहीं थीं। दरअसल सीता राधा के जेठ की बेटी थी, लेकिन कुछ सालों पहले उसकी जेठ और जेठानी का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से राधा ही उसकी परवरिश कर रही थी। दोनों बहनों में बहुत प्रेम था। राधा का गांव में एक ढाबा भी था जिस पर तीनों लोग मिलकर बहुत अच्छे से काम किया करते थे। अब ये लो माँ, आज की कमाई। ठीक है बेटा, इसे तू अभी अपने पास ही रख। एक दो दिन में कुछ पैसे और हो जाएंगे तो इसे बैंक में डाल देना। ठीक है माँ। वैसे दिवाली आने वाली है और मेरे पास कोई नए कपड़े भी नहीं है। नए कपड़े दिलवा दो ना माँ, प्लीज। ठीक है, कल बाजार चली जाना। दोनों बहनें अपने अपने लिए नए कपड़े ले लेना, ठीक? अब अगले दिन सुबह उठकर सीता और गीता दोनों राधा की खाना बनाने में मदद करती हैं और दोपहर को बाजार कपड़े खरीदने चली जाती हैं। अब सीता तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ।
इतने में सीता के कंधे पर एक औरत हाथ रखती है और वो उनकी बुआ होती हैं। अरे सीता बिटिया, तू यहाँ? हाँ बुआ, वो हम कपड़े खरीदने आए थे। वो तो ठीक है। वैसे तेरी माँ राधा कैसी है? जी वो भी ठीक है। अरे मेरी बच्ची, तू कितनी भोली है। देख बेटी, मैं ये बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं, आखिर तेरी बुआ जो ठहरी, तुझसे बहुत प्यार करती हूँ मैं। अरे तू जिसे माँ माँ कहती है ना, वो तेरी कोई सगी माँ नहीं है और बस तुझसे प्यार का नाटक करती है। वो सब अपना काम निकलवाने के लिए करती है। अरे तू तो महारानी है। ये जो ढाबा है ना, अरे ये तेरे माँ बाबा का था, इस राधा का थोड़ी ही। वो तो इसने तेरे माँ बाप के जाने के बाद हथिया लिया। और तू देखना, जब तेरी शादी होगी तो अपनी बेटी की शादी वो किसी बड़े घर में करेगी और तुझे डाल देगी यहीं कहीं झोपड़ी में। अरे बेटी, ऐसा दिन ना आए, इससे पहले ही तू अपना हिस्सा मांग ले उससे और निकाल फेंक उन माँ बेटी को। समझी? तुझसे प्रेम करती हूँ इसलिए समझा रही हूँ तुझे बेटा, वरना मुझे क्या। अब इस तरह से सीता के कान भरकर उसकी बुआ वहाँ से चली जाती है और सीता के मन में मानो ये बात घर कर जाती है। अब वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। राधा और गीता की शक्ल मानो उसे काटने के लिए दौड़ती थी। एक दिन तभी राधा उससे कहती है, अरे बेटी, देखना कढ़ी खत्म हो गई है, जाकर जरा जल्दी से बना तो दे। मुझे नहीं बनानी कोई कढ़ी, आप ही बना लीजिए जाकर। अरे मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? जब देखो मुझ पर अपना भाषण झाड़ती रहती हैं आप। अरे ये क्या हो गया है तुझे? कैसे बात कर रही है तू? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। अरे तुम मुझसे एक नौकरानी की तरह काम करवाती हो, कभी ये कर दे कभी वो कर दे। अरे सारे काम भला मैं ही क्यों करूं? ये काम तुम्हें और तुम्हारी बेटी को करने चाहिए। और हाँ, एक बात और, जिस ढाबे के पैसे को तुम अपने बैंक में डालकर बढ़ा रही हो ना, ताकि एक दिन अपनी बेटी को बड़े से घर में ब्याह सको, ध्यान रखना, मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगी। ये ढाबा मेरे माँ बाबा ने खोला था, जिसकी वारिस अब सिर्फ मैं हूँ, तुम दोनों नहीं। इसीलिए तुम दोनों को इस पर कोई हक नहीं मिलेगा। अब निकल जाओ यहाँ से। सीता के मन में भरी इतनी कड़वाहट को देखकर मानो राधा का दिल ही टूट जाता है और वो वहाँ से रोती हुई घर पर आ जाती हैं। लेकिन सीता अभी भी रुकती नहीं है और घर पर आकर राधा और गीता का सारा सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देती है। आज से तुम मेरी माँ नहीं हो और ये मेरी बहन नहीं है, समझी? जाओ अपना ये सामान उठाकर अभी के अभी निकलो यहाँ से। और हाँ, आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना, निकलो यहाँ से। अरे सीता, ये तुम्हें क्या हो गया है बहन? मेरी बात तो सुनो। ए खबरदार, जो मुझे छुआ तो अभी के अभी पुलिस को बुला लूंगी। आज तक तुम माँ बेटी ने मेरा बहुत फायदा उठाया, मुझसे नौकरानी की तरह काम करवाया और अपने सारे अरमान पूरे किए। लेकिन अब नहीं, मैं तुम दोनों की चाल अब समझ चुकी हूँ। और हाँ, जो अकाउंट है ना जिसमें सारे पैसे हैं, उसे भी मैंने सीज करवा दिया है। तुम दोनों उसमें से एक पैसा तक नहीं निकाल पाओगी, समझी? सीता ऐसा बोलकर उन दोनों के चेहरे पर ही दरवाजा बंद कर देती है और वो दोनों बेचारी अपना सामान उठाकर शहर की ओर चल देती हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। कहाँ जाना है, क्या करना है, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चलते चलते दोनों बहुत थक जाते हैं। तभी सामने उन्हें एक मंदिर नजर आता है। गीता उसकी सीढ़ियों पर अपनी माँ को बिठाती है और उनसे कहती है, माँ आप यहीं पर बैठिए, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ, ठीक है? ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है।
माँ से तो कह दिया है कि खाना लेकर आती हूँ, लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। इतने में गीता की नजर दो कुत्तों पर पड़ती है जो कि सड़क के बीचों बीच खड़े हुए थे और उधर से तेज रफ्तार में गाड़ी चली आ रही थी। गीता जल्दी से उन कुत्तों को वहां से भगा देती है, लेकिन इस चक्कर में खुद उसकी टक्कर उस गाड़ी से हो जाती है और गीता जब अपनी आंखें खोलती है तो खुद को वो किसी अजीब से ग्रह पर पाती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। तुम कौन हो और ये मैं कहाँ आ गई हूँ? हाँ? डरो नहीं गीता, तुम सही जगह आई हो। ये मंगल ग्रह है, हम तुम्हें यहाँ लाए हैं। हमने तुम्हारे ढाबे के खाने के बारे में बहुत सुना है और हमारा भी मन हुआ कि हम भी तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाएं। अगर तुम हमें खाना बनाकर खिलाओगी तो हम तुम्हें यहाँ मंगल ग्रह पे जमीन दिला देंगे और तुम यहाँ आकर अपना ढाबा खोल सकती हो। और ये देखो, ये सामने एक दीवार है, इसको पार करके तुम धरती पे जा सकती हो और यहाँ भी आ सकती हो। क्या सच में? अब फिर मैं अपनी माँ को भी यहीं पर बुला कर ले आती हूँ, क्योंकि खाना तो हम दोनों मिलकर ही बनाती हैं। गीता अब उस दीवार के उस पार पहुँच जाती है और धरती पर पहुंचकर वो अपनी माँ को अपने साथ मंगल ग्रह पर ले आती है, जहाँ दोनों मिलकर उन मंगल ग्रह वासियों के लिए खाना बनाती हैं। उन लोगों को राधा और गीता के हाथ का बनाया हुआ खाना बड़ा ही पसंद आता है, जिसके बदले वो उन्हें वहाँ पर एक ढाबा बनाकर दे देते हैं। आज से तुम यही अपना काम कर सकती हो और आज के खाने के लिए तुम्हें ये सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। यहाँ काम करके तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे, क्योंकि यहाँ यही मुद्रा चलती है। अरे, अब ये सिक्के तो बहुत भारी हैं। इससे हम धरती पर अपने लिए घर खरीद सकते हैं क्या? हाँ, और यहाँ रहकर अपना काम कर सकती हो। राधा और गीता अब दोनों मंगल ग्रह पर अपना ढाबा खोल लेते हैं और वहाँ से मिले सोने के सिक्कों को बेचकर धरती पर एक सुंदर सा घर भी बना लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। और वहीं दूसरी ओर सीता की बुआ सीता के सारे पैसे और सारा काम चौपट करवा देती है और सीता को उसकी नासमझी की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दूसरों की बातें सुनकर अपनों के साथ बुरा करने वाले का भी अंत में खुद के साथ भी बुरा ही होता है। आप देख रहे हैं मोमोज वाली जादुई नदी। उत्तराखंड के एक सुंदर से गांव रुद्रप्रयाग में राजू नाम का एक लड़का रहता था, जिसके परिवार में उसकी माँ सीमा, उसके पिता विनोद और एक बड़ा भाई वरुण और बहन अंकिता थी। राजू अपना ज्यादातर समय एलियंस वाली प्रोग्राम देखकर बिताया करता था। वो अपनी बिल्ली मुस्की के साथ खेलता रहता। एक दिन राजू एक कपड़े की बॉल बनाकर उसे धागे से बांध देता है और उस धागे को लकड़ी में बांधकर मुस्की के लिए एक खिलौना तैयार करता है और मुस्की के साथ खेलता है। कुछ देर के बाद राजू को ध्यान आता है और वो कहता है, अरे शाम भी हो गई। ऐसा बोलकर वो तेजी से भागता हुआ कमरे की ओर जाता है। समय देखकर आ गया होश तुझे। अब टीवी खोलकर बैठ जाएगा, है ना? माँ, तुझे तो पता है इस समय मुझे टीवी देखना होता है। राजू मुस्कुराते हुए टीवी खोलकर बैठ जाता है और उसी समय विनोद यानी उसके पिता वहाँ आते हैं। ये देखो मैं क्या लाया हूँ। ऐसा बोलकर वो सबको बुलाते हैं और पिता की आवाज सुनकर सभी बच्चे और सीमा भी विनोद के पास आते हैं। ये लो सीमा, तुम्हें संतरी कलर पसंद है ना? ये संतरी कलर की साड़ी और ये घड़ी वरुण तुम्हारे लिए। थैंक यू पापा। और ये चॉकलेट्स अंकिता बेटी तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच पापा, आप कितने अच्छे हैं। ये चॉकलेट्स तो मुझे बहुत पसंद है। अरे तभी तो लाया हूँ। और ये मोमोज राजू के लिए। हाँ, आपको कैसे पता चला कि मुझे मोमोज खाने का मन है? ये बात तो पूरे गांव को पता है
कि तुम्हें मोमोज कितने पसंद हैं। तुम तो तीनों वक्त मोमोज खा सकते हो। ऐसा सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अगले दिन राजू स्कूल जाता है और अपने दोस्तों को एलियंस के बारे में बताता है जो उसने कल रात को टीवी पर देखे थे, जिसे सुनकर एक लड़का गोलू उससे कहता है, अबे मोमोज, तू फिर से चालू हो गया। ये एलियंस वगैरह कुछ नहीं होते। हंसते हुए वो राजू का मजाक उड़ाने लगता है। अच्छा, तुम अभी रुको, मैं एलियन की शक्ति से तुम्हें एक मोटे से मोमोज में बदल दूंगा। आओ एलियंस, मुझे शक्ति दो और इस गोलू को एक मोटे से मोमोज में बदल दो। ऐसा बोलकर वो अपनी जेब से एक टॉर्च निकालता है और गोलू के मुंह पर चला देता है, जिससे डरकर गोलू रोने लगता है। उसे लगता है कि यहाँ पर सचमुच में एलियंस आ गए हैं और वो रोते हुए उससे कहता है, मुझे माफ कर दो राजू, मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, मुझे माफ कर दो। उसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। स्कूल की छुट्टी होने पर रास्ते में गोलू राजू को घेर लेता है और उसे परेशान करने लगता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। अबे अब क्या हुआ? चल अपनी मदद के लिए किसी एलियन को क्यों नहीं बुलाता? ऐसा बोलते हुए राजू को वो लोग बहुत परेशान करने लगे। इतने में राजू की बिल्ली मुस्की वहाँ आकर उसका बचाव करने लगती है और देखते ही देखते एक एलियन में बदल जाती है, जिसे देखकर गोलू और उसके दोस्त डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। मुस्की, क्या ये तुम हो? हाँ राजू, तुम्हें याद है मैं तुम्हें कैसे मिली थी? हाँ, तुम मुझे नदी के पास मिली थी। उस समय तुम बहुत छोटी थी और जख्मी भी, तभी मैं तुम्हें अपने साथ ले आया था। हाँ, दरअसल मैं एक दूसरे ग्रह से आई हूँ और जब मैं यहाँ आई थी तो उस नदी में गिरने की वजह से मेरा स्पेसशिप खराब हो गया था और मैं जख्मी हो गई थी। और जब मैं अपने स्पेसशिप से बाहर आई तो मैं एक बिल्ली को देखा और उसका रूप धारण कर लिया, जहाँ से तुम मुझे अपने घर लेके गए थे और मुझे इतना सारा प्यार दिया था। दरअसल अब मेरी स्पेसशिप ठीक हो गई है और यही बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आ रही थी। तुमने मुझे इतना सारा प्यार दिया और मेरा इतना ख्याल रखा, तो मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। राजू, तुम्हें मोमोज बहुत पसंद है ना? ऐसा बोलकर वो राजू को जादू की मदद से टेलीपोर्ट करके उसी नदी के किनारे लेकर आई जहाँ वो पहली बार मिले थे और उससे कहती है, राजू, नदी में हाथ डालो और मन में मोमोज के बारे में सोचो। जल्दी। लेकिन क्यों? जितना मैं तुमसे कह रही हूँ उतना करो और फिर देखना इस नदी का जादू। इतना सुनकर मुस्की की बात मानते हुए राजू नदी में अपना हाथ डालता है और उसके हाथ में बहुत सारे मोमोज आ जाते हैं। वो मोमोज कोई आम मोमोज नहीं थे, वो औषधि से भरे हुए थे जो गंभीर से गंभीर बीमारी को भी ठीक कर सकते थे। राजू, ये केवल तुम्हारे हाथों से ही बाहर निकलेंगे और ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत बड़ी बीमारी को भी ठीक कर पाएंगे। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है। अब राजू का जब भी मन होता तो वो उस नदी में से मोमोज निकालकर खा लेता। अब राजू की छुट्टी होने के बाद अक्सर मोमोज खाने वो नदी के पास आ जाता, जिसे गोलू देख लेता है और एक दिन उसका पीछा करने लगता है। जब राजू नदी के पास पहुंचता है तो गोलू उसे छिपकर देख रहा होता है। गोलू देखता है कि राजू नदी में से मोमोज निकालकर खा रहा है, जिसे देखकर गोलू दंग रह जाता है और मन ही मन सोचता है, राजू, तुम अकेले अकेले इन जादुई मोमोज का फायदा नहीं उठा सकते। ऐसा सोचते हुए वो राजू के जाने का इंतजार करने लगता है। कुछ समय के बाद राजू वहाँ से चला जाता है और गोलू बाहर आता है और हंसते हुए कहता है, अब ये सारे मोमोज मेरे हैं।
ऐसा सोचते हुए जैसे ही मोमोज खाने के लिए वो नदी में हाथ डालता है, लेकिन मोमोज के बदले उसे बहुत सारा कूड़ा मिलता है, जिसे देखकर उसका मानो मन ही खराब हो जाता है। ये सब क्या है? वो राजू नदी में हाथ डालता है तो मोमोज निकलते हैं, तो फिर मेरे हाथ डालने पर कूड़ा क्यों निकल रहा है? मैं इस नदी को अपने पापा से कहकर भरवा दूंगा, फिर देखता हूँ कि यह कैसे उस राजू को मोमोज देती है। तभी उस नदी में से एक जोरदार लहर बाहर निकलती है और गोलू नदी के अंदर चला जाता है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। इतने में वहाँ मुस्की एलियन के रूप में आती है और उससे कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि तुम राजू को परेशान करना बंद कर दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। और तो और तुम उसके मोमोज की जादुई नदी को भी खत्म करना चाहते हो। अब यही रहो, यही तुम्हारी सजा है। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद राजू को कभी परेशान नहीं करूँगा। प्लीज मुझे बचा लो, मैं डूब जाऊँगा। जवाब में मुस्की कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी, लेकिन तुम्हें एक वादा तो करना पड़ेगा कि तुम आज के बाद राजू को कभी भी परेशान नहीं करोगे, वरना सोच लेना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझे? हाँ, मैं वादा करता हूँ। इसके बाद मुस्की उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है और गोलू माफी मांगते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ समय के बाद राजू ने जादुई मोमोज वाली बात अपने माता पिता को बताई, जिसे सुनकर पहले तो उन्होंने राजू की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब राजू उन्हें अपने साथ नदी किनारे ले गया तब उसके माता पिता वाकई दंग रह गए और कुछ समय बाद उन्होंने मोमोज का ही बिजनेस चालू कर दिया और गरीब और जरूरतमंद लोगों को फ्री में मोमोज खिलाने लगे और काफी मुनाफा कमाने लगे, जिसके बाद वे काफी अमीर हो गए और उन्होंने लावारिस बिल्लियों और कुत्तों के लिए एक संस्था भी खोली, जहां उन्होंने उन लावारिस बिल्लियों और कुत्तों की देखभाल करना शुरू कर दिया था। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें खुद पर यकीन होना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप देख रहे हैं जादुई गोलगप्पे वाला पेड़। एक समय की बात है, एक गांव में दिनेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी राधा और बेटे जय के साथ रहता था। दिनेश का एक छोटा सा गोलगप्पे का ठेला था, जिसे वो बहुत मेहनत से चलाया करता था और अपनी मेहनत के पैसों से अपने बच्चे और बीवी का पेट भरता था। एक दिन दिनेश बहुत खुश था और वो अपनी पत्नी से कहता है, राधा, क्यों ना अब हम इस किराए के घर को छोड़कर अपना खुद का एक घर खरीद लेते हैं। अब तो मेरा काम भी अच्छा चल रहा है और अपना घर होगा तो हमारा किराए का पैसा भी बचेगा। जी, आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं जिससे हम अपने लिए घर खरीद सके। और अगर हमने लोन लेकर घर लिया और समय से उसके पैसे नहीं दे पाए तो? अरे राधा, तुम भी ना फालतू की फिक्र करती हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान की कृपा से। हम जल्दी ही सारा लोन उतार लेंगे। बहुत समझाने के बाद अब राधा दिनेश की बात मान जाती है और दिनेश ठाकुर से पैसे उधार ले लेता है और अपने लिए और बाकी सबके लिए एक छोटा सा घर बनाने की तैयारी करने लगता है। सब लोग अब बहुत खुश थे। राधा और दिनेश बहुत मेहनत कर रहे थे और वो सब मिलकर अपने नए घर में हवन करते हैं और उसमें रहने लगते हैं। दिनेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अब पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगा था और मेहनत करके लिया हुआ कर्ज उतारने में लगा था। सभी गांव वाले शाम होते ही दिनेश के ठेले पर गोलगप्पे खाने के लिए आ जाया करते थे। एक दिन तभी दिनेश की दुकान के सामने ही सोनू नाम का एक आदमी नए गोलगप्पे का ठेला लगाने लगता है। वो लोगों को अपने पास बुलाने के लिए बहुत नई नई तरकीबें अपनाता है और शुरू में लोगों को फ्री में ही गोलगप्पे खिलाने लगता है। सभी लोगों को सोनू के गोलगप्पे
बहुत अच्छे लगने लगते हैं। अरे भाई, तुम्हें पता है वो सोनू है ना, सभी लोगों को फ्री में गोलगप्पे खिला रहा है और सुना है उसके गोलगप्पे दिनेश से भी बहुत अच्छे हैं। तो क्यों न चल कर देखते हैं? ठीक है भाई, चलो चल कर देखते हैं। अच्छे लगे तो अपनी बीवी और बच्चों को भी खिलाऊंगा। ऐसे ही सभी गांव वाले सोनू के ठेले पर जाकर उसके हाथ के गोलगप्पे खाने लगते हैं और उसकी तारीफ करते नहीं थकते, जिस वजह से धीरे धीरे दिनेश का काम अब समाप्त होता जा रहा था। वो बहुत परेशान हो चुका था। वहीं दूसरी ओर सोनू बहुत खुश था। वो अपने घर जाता है और उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी, आखिर आप कब तक ऐसे लोगों को फ्री में गोलगप्पे खिलाते रहेंगे? अरे अब कुछ पैसे भी कमा लो। अब सभी गांव वालों को मैंने अपने हाथ के गोलगप्पे खिला दिए हैं। उन्हें अब मेरे गोलगप्पे के अलावा किसी के पसंद नहीं आएंगे। मैंने ऐसी नशे की दवाई मिलाई है जिससे उन्हें किसी के हाथ के गोलगप्पे अच्छे नहीं लगेंगे और उन्हें मेरे गोलगप्पे की लत लग जाएगी। देखते ही देखते अब दिनेश का काम बिल्कुल बंद हो चुका था। एक भी ग्राहक उसके पास नहीं आता था। ये देखकर दिनेश बहुत उदास हो जाता है। क्या हुआ जी? आजकल आप बहुत उदास रहने लगे हैं। हमसे कुछ बताते भी नहीं हैं। क्या बात है जी? राधा, मैं तुमसे क्या बताऊं? मेरी दुकान के सामने एक आदमी ने गोलगप्पे की दुकान लगाई है। पहले तो उसने सभी गांव वालों को फ्री में गोलगप्पे खिलाए। अब सब उसके पास ही जाते हैं। मेरे पास तो कोई आता भी नहीं है खाने के लिए। हाँ, ये तो बड़ी अजीब बात है जी। अपना नुकसान करके ऐसे लोगों को कोई फ्री में क्यों खिलाना चाहेगा? हो ना हो, इसमें कोई गड़बड़ तो जरूर है। अगले दिन दिनेश फिर से अपने काम के लिए निकलता है और अपने ठेले पर आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन वो देखता है कि आज से सोनू ने अपने गोलगप्पे फ्री में देना बंद कर दिया था। सोनू ने एक बड़े से बोर्ड पर लिख दिया था, 20 रुपए के 5 गोलगप्पे। आज से किसी को भी फ्री में गोलगप्पे नहीं मिलेंगे। जिसे भी खाने होंगे वो यहाँ आकर पैसे देकर खाएगा। सभी गांव वाले ऐसा देखकर दिनेश के गोलगप्पे खाने आ जाते हैं। ये देखकर दिनेश बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही गांव वाले उसके हाथ के गोलगप्पे खाते हैं तो वो उन्हें जरा भी अच्छे नहीं लगते। अरे भाई दिनेश, ये कैसे गोलगप्पे बनाए भाई? इनमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। माना तुम्हारे गोलगप्पे के दाम कम है, लेकिन स्वाद भी तो होना चाहिए। लेकिन भैया, मैंने तो पहले जैसे ही गोलगप्पे बनाए हैं, जैसे पहले बनाता था। स्वाद ना होने की वजह से सभी वापस सोनू के ठेले पर जाकर उसके महंगे गोलगप्पे खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिनेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन सुबह सुबह जब दिनेश और सोनू अपने ठेले पर खड़े थे कि इतने में एक बूढ़ा आदमी आता है और सोनू से कहता है, बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। क्या मुझे कुछ खिला सकते हो? मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे बूढ़े, मैं तुम्हें फ्री में क्यों खिलाऊंगा? पैसे हैं तो बता, वरना यहाँ से निकल जा। मैंने कोई वृद्धाश्रम नहीं खोल रखा है यहाँ। बूढ़ा उदास होकर जाने लगता है कि तभी दिनेश उस बूढ़े को अपने साथ अपने ठेले पर लाकर अच्छे से बिठाकर उसे गोलगप्पे खिला देता है। वो बूढ़ा दिनेश की इस बात से बहुत प्रभावित होता है और खुश होकर उससे कहता है, बेटा, तुमने मेरी मदद की। तुम बहुत अच्छे हो। इस नेकी की वजह से तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो बेटा, ये जादुई बीज है। इसे तुम अपने आंगन में लगा देना। इसके बाद तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। दिनेश उसे अपने आंगन में लगा देता है और कुछ ही दिन में उसके आंगन में बहुत बड़े बड़े पेड़ उगाते हैं और उन पर गोलगप्पे लगने लगते हैं। ये देखकर दिनेश और उसकी पत्नी मानो हैरान रह जाते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है जी? गोलगप्पे का पेड़? अरे, ये कब से होने लगा? आम के, सेब के, इसके पेड़ तो देखे हैं हमने, लेकिन गोलगप्पे के पेड़? ऐसा तो मैं पहली बार देख रही हूँ जी। राधा, एक बूढ़ा बाबा ने मुझे कुछ बीज दिए थे, उनसे ही ये पेड़ उगे हैं। दिनेश उन पेड़ से गोलगप्पे तोड़कर अपने साथ ले जाता है और अपने ठेले पर जाकर बेचने लगता है।
देखते ही देखते मानो ना जाने उसके ठेले पर बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी। ऐसा देखकर दिनेश को समझने में जरा देर नहीं लगी कि ये सब उन बाबा के दिए हुए जादुई बीज के गोलगप्पे का कमाल ही है। सभी गांव वाले दिनेश के गोलगप्पों की बहुत तारीफ करते हैं और वहीं सोनू ये सब देखकर बहुत जलने लगता है। मानो वो गुस्से से आग बबूला हो उठता है, क्योंकि उसकी दुकान पर अब एक भी ग्राहक नहीं होता है। ये सब क्या हो रहा है? मेरी नशे की दवाई इन पर काम क्यों नहीं कर रही है? ये यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? तभी दिनेश गांव वालों से कहता है, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। अभी तक आप सभी सोनू के गोलगप्पे खा रहे थे और ये अपने गोलगप्पे में एक नशे की दवाई मिलाकर आप सभी को खिला रहा था, जिससे आपको इनकी लत लग जाए और आपको इसकी दुकान के ही गोलगप्पे अच्छे लगे। आज मैं इसे हमेशा वो दवाई मिलाते हुए देखता था, लेकिन आज सुबह मुझे इसकी सच्चाई का पता चला। इतना सुनकर सभी गांव वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो सब मिलकर सोनू को बहुत मारते हैं और उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं और दिनेश का धन्यवाद करते हैं। वापस से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और दिनेश अपनी मेहनत और लगन से धीरे धीरे अपना सारा कर्ज भी चुका देता है। आप देख रहे हैं मोमोज वाली जादुई नदी। उत्तराखंड के एक सुंदर से गांव रुद्रप्रयाग में राजू नाम का एक लड़का रहता था, जिसके परिवार में उसकी माँ सीमा, उसके पिता विनोद और एक बड़ा भाई वरुण और बहन अंकिता थी। राजू अपना ज्यादातर समय एलियंस वाली प्रोग्राम देखकर बिताया करता था। वो अपनी बिल्ली मुस्की के साथ खेलता रहता। एक दिन राजू एक कपड़े की बॉल बनाकर उसे धागे से बांध देता है और उस धागे को लकड़ी में बांधकर मुस्की के लिए एक खिलौना तैयार करता है और मुस्की के साथ खेलता है। कुछ देर के बाद राजू को ध्यान आता है और वो कहता है, अरे शाम भी हो गई। ऐसा बोलकर वो तेजी से भागता हुआ कमरे की ओर जाता है। समय देखकर आ गया होश तुझे। अब टीवी खोलकर बैठ जाएगा, है ना? माँ, तुझे तो पता है इस समय मुझे टीवी देखना होता है। राजू मुस्कुराते हुए टीवी खोलकर बैठ जाता है और उसी समय विनोद यानी उसके पिता वहाँ आते हैं। ये देखो मैं क्या लाया हूँ। ऐसा बोलकर वो सबको बुलाते हैं और पिता की आवाज सुनकर सभी बच्चे और सीमा भी विनोद के पास आते हैं। ये लो सीमा, तुम्हें संतरी कलर पसंद है ना? ये संतरी कलर की साड़ी और ये घड़ी वरुण तुम्हारे लिए। थैंक यू पापा। और ये चॉकलेट्स अंकिता बेटी तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच पापा, आप कितने अच्छे हैं। ये चॉकलेट्स तो मुझे बहुत पसंद है। अरे तभी तो लाया हूँ। और ये मोमोज राजू के लिए। हाँ, आपको कैसे पता चला कि मुझे मोमोज खाने का मन है? ये बात तो पूरे गांव को पता है कि तुम्हें मोमोज कितने पसंद है। तुम तो तीनों वक्त मोमोज खा सकते हो। ऐसा सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अगले दिन राजू स्कूल जाता है और अपने दोस्तों को एलियंस के बारे में बताता है, जो उसने कल रात को टीवी पर देखे थे। जिसे सुनकर एक लड़का गोलू उससे कहता है, अबे मोमोज, तू फिर से चालू हो गया। ये एलियंस वगैरह कुछ नहीं होते। हंसते हुए वो राजू का मजाक उड़ाने लगता है। अच्छा, तुम अभी रुको, मैं एलियन की शक्ति से तुम्हें एक मोटे से मोमोज में बदल दूंगा। आओ एलियंस, मुझे शक्ति दो और इस गोलू को एक मोटे से मोमोज में बदल दो। ऐसा बोलकर वो अपनी जेब से एक टॉर्च निकालता है और गोलू के मुंह पर चला देता है, जिससे डरकर गोलू रोने लगता है। उसे लगता है कि यहाँ पर सचमुच में एलियंस आ गए हैं और वो रोते हुए उससे कहता है, मुझे माफ कर दो राजू, मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, मुझे माफ कर दो। उसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। स्कूल की छुट्टी होने पर रास्ते में गोलू राजू को घेर लेता है और उसे परेशान करने लगता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। अबे अब क्या हुआ? चल अपनी मदद के लिए किसी एलियन को क्यों नहीं बुलाता?
ऐसा बोलते हुए राजू को वो लोग बहुत परेशान करने लगे। इतने में राजू की बिल्ली मुस्की वहाँ आकर उसका बचाव करने लगती है और देखते ही देखते एक एलियन में बदल जाती है, जिसे देखकर गोलू और उसके दोस्त डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। मुस्की, क्या ये तुम हो? हाँ राजू, तुम्हें याद है मैं तुम्हें कैसे मिली थी? हाँ, तुम मुझे नदी के पास मिली थी। उस समय तुम बहुत छोटी थी और जख्मी भी, तभी मैं तुम्हें अपने साथ ले आया था। हाँ, दरअसल मैं एक दूसरे ग्रह से आई हूँ और जब मैं यहाँ आई थी तो उस नदी में गिरने की वजह से मेरा स्पेसशिप खराब हो गया था और मैं जख्मी हो गई थी। और जब मैं अपने स्पेसशिप से बाहर आई तो मैं एक बिल्ली को देखा और उसका रूप धारण कर लिया, जहाँ से तुम मुझे अपने घर लेके गए थे और मुझे इतना सारा प्यार दिया था। दरअसल अब मेरी स्पेसशिप ठीक हो गई है और यही बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आ रही थी। तुमने मुझे इतना सारा प्यार दिया और मेरा इतना ख्याल रखा, तो मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। राजू, तुम्हें मोमोज बहुत पसंद है ना? ऐसा बोलकर वो राजू को जादू की मदद से टेलीपोर्ट करके उसी नदी के किनारे लेकर आई जहाँ वो पहली बार मिले थे और उससे कहती है, राजू, नदी में हाथ डालो और मन में मोमोज के बारे में सोचो। जल्दी। लेकिन क्यों? जितना मैं तुमसे कह रही हूँ उतना करो और फिर देखना इस नदी का जादू। इतना सुनकर मुस्की की बात मानते हुए राजू नदी में अपना हाथ डालता है और उसके हाथ में बहुत सारे मोमोज आ जाते हैं। वो मोमोज कोई आम मोमोज नहीं थे, वो औषधि से भरे हुए थे जो गंभीर से गंभीर बीमारी को भी ठीक कर सकते थे। राजू, ये केवल तुम्हारे हाथों से ही बाहर निकलेंगे और ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत बड़ी बीमारी को भी ठीक कर पाएंगे। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है। अब राजू का जब भी मन होता तो वो उस नदी में से मोमोज निकालकर खा लेता। अब राजू की छुट्टी होने के बाद अक्सर मोमोज खाने वो नदी के पास आ जाता, जिसे गोलू देख लेता है और एक दिन उसका पीछा करने लगता है। जब राजू नदी के पास पहुंचता है तो गोलू उसे छिपकर देख रहा होता है। गोलू देखता है कि राजू नदी में से मोमोज निकालकर खा रहा है, जिसे देखकर गोलू दंग रह जाता है और मन ही मन सोचता है, राजू, तुम अकेले अकेले इन जादुई मोमोज का फायदा नहीं उठा सकते। ऐसा सोचते हुए वो राजू के जाने का इंतजार करने लगता है। कुछ समय के बाद राजू वहाँ से चला जाता है और गोलू बाहर आता है और हंसते हुए कहता है, अब ये सारे मोमोज मेरे हैं। ऐसा सोचते हुए जैसे ही मोमोज खाने के लिए वो नदी में हाथ डालता है, लेकिन मोमोज के बदले उसे बहुत सारा कूड़ा मिलता है, जिसे देखकर उसका मानो मन ही खराब हो जाता है। ये सब क्या है? वो राजू नदी में हाथ डालता है तो मोमोज निकलते हैं, तो फिर मेरे हाथ डालने पर कूड़ा क्यों निकल रहा है? मैं इस नदी को अपने पापा से कहकर भरवा दूंगा, फिर देखता हूँ कि यह कैसे उस राजू को मोमोज देती है। तभी उस नदी में से एक जोरदार लहर बाहर निकलती है और गोलू नदी के अंदर चला जाता है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। इतने में वहाँ मुस्की एलियन के रूप में आती है और उससे कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि तुम राजू को परेशान करना बंद कर दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। और तो और तुम उसके मोमोज की जादुई नदी को भी खत्म करना चाहते हो। अब यही रहो, यही तुम्हारी सजा है। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद राजू को कभी परेशान नहीं करूंगा। प्लीज मुझे बचा लो, मैं डूब जाऊंगा। जवाब में मुस्की कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी, लेकिन तुम्हें एक वादा तो करना पड़ेगा कि तुम आज के बाद राजू को
कभी भी परेशान नहीं करोगे, वरना सोच लेना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझे? हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ। इसके बाद मुस्की उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है और गोलू माफी मांगते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ समय के बाद राजू ने जादुई मोमोज वाली बात अपने माता पिता को बताई, जिसे सुनकर पहले तो उन्होंने राजू की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब राजू उन्हें अपने साथ नदी किनारे ले गया तब उसके माता पिता वाकई दंग रह गए और कुछ समय बाद उन्होंने मोमोज का ही बिजनेस चालू कर दिया और गरीब और जरूरतमंद लोगों को फ्री में मोमोज खिलाने लगे और काफी मुनाफा कमाने लगे, जिसके बाद वे काफी अमीर हो गए और उन्होंने लावारिस बिल्लियों और कुत्तों के लिए एक संस्था भी खोली, जहां उन्होंने उन लावारिस बिल्लियों और कुत्तों की देखभाल करना शुरू कर दिया था। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें खुद पर यकीन होना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।